हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम रहता है हमारा। और आज का जो वीडियो रहेगा, यहाँ पर हम लोग 10 से लेकर 11 मार्च तक की बैंकिंग एंड फिनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। अपने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने 9 मार्च तक की बैंकिंग एंड फिनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर लिया था और वेबसाइट और मोबाइल ऐप और कोर्सेज सारी चीज़ें लॉन्च हो चुकी हैं। काफ़ी लोगों ने कोर्सेज परचेज कर लिया है और काफ़ी लोगों ने नहीं किया है। जिन लोगों ने परचेज कर लिया है वेल एंड गुड है, उनके लिए कूपन कोड अवेलेबल था। और जो लोग अभी बार बार अननेसेसरली कूपन कोड वगैरह के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल के लिए कोई कूपन कोड वगैरह नहीं है, ठीक है। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वेबसाइट का लिंक, मोबाइल ऐप का लिंक और कोर्सेज का लिंक कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे आप लोग जाकर परचेज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें दी गई हैं। वहाँ से जाकर आप लोग कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, ठीक। तो जो चीज़ें पेंडिंग रही हैं वो बहुत जल्दी कोशिश करके मैं वो पुराने जो भी पेंडिंग वीडियोज़ हैं उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके बाद इसकी PDF भी मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों को अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। और अप्रैल में मेरा टारगेट ये है कि अप्रैल भर में मैं अप्रैल और जनवरी का जो पेंडिंग है उसको मिलाकर उसका वीडियो और PDF कंप्लीट कर दिया जाए चीज़ें। फिर आप मतलब चीज़ें जिससे कि स्मूथ हो जाएँ, कहीं पर कुछ भी पेंडिंग ना रहे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि पिछले वीडियोज़ आप लोगों ने देखे होंगे, और जो लोग नहीं देखे वो लोग जाकर आप लोग देखें। और आज का वीडियो हम लोग यहीं पर स्टार्ट करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है इसमें, हाउ मेनी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैव रिसेंटली बीन डिजिग्नेटेड एज क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स QSBs बाय द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE द्वारा हाल ही में कितने प्लेटफॉर्म को क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स के रूप में नामित किया गया, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर A15 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बढ़िया है, थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स की भी बात हो रही है, ठीक है। तो एक एक करके सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं और टू दी पॉइंट चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें ही हम लोग पढ़ेंगे। अननेसेसरी इधर उधर की फालतू की बातें नहीं करना है, ठीक है। सेबी की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने 15 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को एज ए QSB के रूप में डिजिग्नेट किया हुआ है, एज ए क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स के रूप में डिजिग्नेट किया है 15 प्लेटफॉर्म को सेबी की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने, ठीक है। और यह 1 जुलाई 2023 से प्रभावी हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा। कब से इफेक्टिव होगा? तो 1 जुलाई 2023 से ये इफेक्टिव हो जाएगा। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है, ठीक है। और प्लेटफॉर्म के नाम कौन कौन से हैं? जो ये 15 क्वालिफाइड हमारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं, जो 15 QSBs हैं हमारे, इन प्लेटफॉर्म के नाम क्या है ये आपको मैं PDF में दूंगा। यहाँ पर अननेसेसरी लेंदी करने की जरूरत नहीं, वीडियो एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन PDF में दूंगा कि पढ़ लेना आप एक बार वहाँ से, क्या पता पूछ ही लिया जाए। तो उस केस में ऐसा ना हो कि हमने कहीं देखा नहीं था, कहीं सुना नहीं था, कहीं पढ़ा नहीं था, ठीक है। पहला पॉइंट ये रहा हमारा। अगले पॉइंट की तरफ अगर हम लोग आगे बढ़ें तो सेबी ने जनवरी 2023 में एक गाइडलाइन जारी किया और उसके बाद उन्होंने कुछ निश्चित स्टॉक ब्रोकर्स को अपनी सेबी ने जनवरी 2023 में गाइडलाइन जारी करके कुछ सिलेक्टेड स्टॉक ब्रोकर्स को उनकी साइज और उनका स्केल ऑफ ऑपरेशन, उनकी पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टर्स और उनकी सिक्योरिटी मार्केट में, मतलब उनका जो पोटेंशियल इम्पैक्ट होगा इन्वेस्टर और सिक्योरिटी मार्केट पे क्या होगा, उनका ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है, और कुछ और एक पैरामीटर्स के आधार पर उनको एज ए क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स QSBs के रूप में डेजिग्नेट करने के लिए बोला था। ये लाइन में फिर से बोलूँगा, ध्यान से सुनना आप लोग। सेबी ने जनवरी 2023 में एक गाइडलाइन जारी करके कुछ सिलेक्टेड स्टॉक ब्रोकर्स को उनकी साइज, उनका स्केल ऑफ ऑपरेशन, उनका पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टर्स एंड द सिक्योरिटी मार्केट, उनका ट्रेडिंग वॉल्यूम और कुछ और एक पैरामीटर्स देखे, जिसके आधार पर उन्होंने एज ए क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स के रूप में उन्हें डेजिग्नेट करने के लिए बोला। कब बोला? जनवरी 2023 में एक गाइडलाइन जारी करके सेबी ने, ठीक है। बार बार मैं एक टर्म बोल रहा हूँ QSB यानी कि क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स क्या होता है। हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन की बेटर अंडरस्टैंडिंग बने इसके लिए ये पढ़ना, ये जानना जरूरी है हमको। तो हम लोग जानते हैं कि क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो जो QSBs होते हैं वो अपने साइज और स्केल ऑफ ऑपरेशन के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए थे स्टॉक ब्रोकर्स, ठीक है ना, मतलब किए गए हैं इसके द्वारा, सेबी के द्वारा, ठीक है। और मैं फिर से सेंटेंस फ्रेम करता हूँ एक बार। QSBs जो होते हैं वो अपने साइज और अपने स्केल ऑफ ऑपरेशन के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए
स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं जो कि बड़ी संख्या में निवेशकों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो जो हमारे क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स जो बोला गया ना, QSBs, क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स, तो ये बेसिकली होते स्टॉक ब्रोकर्स ही हैं जो कि अपने स्केल ऑफ ऑपरेशन और कुछ और एक पैरामीटर्स होते हैं उसके द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा भी हाल ही में इनको डिजिग्नेट किया गया है, इनको नॉमिनेट किया गया, नामित किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ जानना जरूरी है। क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स क्या होते हैं? ये जो होते हैं अपने साइज और स्केल ऑफ ऑपरेशन के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए स्टॉक ब्रोकर होते हैं जो कि बड़ी संख्या में निवेशकों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ठीक है, टोटल 4 पैरामीटर के आधार पर एज ए क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है ना, जो QSBs होते हैं इनको आइडेंटिफाई करने के टोटल 4 पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है ना, कौन कौन से 4 पैरामीटर्स हैं PDF में लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पर मैं बोलूँगा, आप लोग सुनना, और जो लोग पेड यूजर्स नहीं हैं, अगर आप लोग यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हो तो नोट डाउन करना। क्वेश्चन बढ़िया है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा और इसी तरीके के क्वेश्चन से जो है टू द पॉइंट करके फिर वो आपसे डिस्क्रिप्टिव में पूछ लेंगे। और अगर आप ध्यान से नहीं सुने रहोगे, नोट डाउन नहीं किए रहोगे, तो फिर आपसे चीज़ें नहीं हो पाएंगी। फिर लास्ट में वे रोना शुरू होता है कि यहाँ का पढ़ाया नहीं है, उनका पढ़ाया नहीं है, या फलाने टीचर, धमाके टीचर, ये सब नहीं। मतलब इसीलिए आगाह करता हुआ चल रहा हूँ, चीज़ें बताता हुआ चल रहा हूँ कि भाई यहाँ पे आँख, कान, नाक, गला, मुंह, दिमाग सब खोल लो, दिमाग में बिठा लो, रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करो। आते हैं पॉइंट पे। ठीक है, क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स जो होते हैं वो 4 पैरामीटर्स के आधार पर इनको आइडेंटिफाई किया जाता है। पहला होता है इनका अवेलेबल टोटल एसेट ऑफ क्लाइंट्स। ठीक है, इनके पास में टोटल क्लाइंट्स का कितना एसेट, मतलब टोटल इनका अवेलेबल टोटल एसेट्स ऑफ क्लाइंट कितना होता है, इसके आधार पर इनको डिजिग्नेट किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। पहला होता है ये पैरामीटर। दूसरे पैरामीटर की अगर हम लोग बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स ऑफ द स्टॉक ब्रोकर्स, ये होता है। तीसरे पैरामीटर की अगर हम लोग बात करेंगे तो EOD, यानी कि एंड ऑफ द डे मार्जिन ऑब्लिगेशंस ऑफ ऑल क्लाइंट्स एक्सक्लूसिवली प्रोप्रिएटरी मार्जिन ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टॉक ब्रोकर्स इन ऑल सेगमेंट। इंग्लिश में इसका यही मतलब होता है, PDF में मिलेगा, पढ़ लेना, ये एक पैरामीटर्स है। और चौथा जो पैरामीटर्स होता है वो होता है ट्रेडिंग वॉल्यूम्स एक्सक्लूडिंग द प्रोप्रिएटरी ट्रेडिंग वॉल्यूम। ठीक है, तो ये 4 के 4 पैरामीटर होते हैं जिसके आधार पर क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स के रूप में किसी को भी जो है आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, PDF में थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी, वहाँ से पढ़ना। क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स के बारे में जितनी ज़रूरत हुई थी उतनी चीज़ें आप लोगों को बताई गई। इसका आंसर 15 हो जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया क्वेश्चन था, PDF से इसको पढ़ना। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। The SEBI has asked investors to link their permanent account number PAN with the Aadhaar number by which date for continual and smooth transactions in the securities market। क्वेश्चन बढ़िया है, इसका आंसर पुराना हो गया है क्योंकि रिकॉर्डिंग आज मैं लेट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, सेबी ने निवेशकों से प्रतिभूति बाजार में निरंतर और सुचारू लेनदेन के लिए किस तारीख तक अपने स्थायी खाता को आधार संख्या से जोड़ने के लिए कहा है। सेबी ने भी हाल ही में इन्वेस्टर्स से उनका पैन और आधार नंबर लिंक करने के लिए बोला है जिससे कि उनका स्मूथ ट्रांजेक्शन्स होता रहे सिक्योरिटीज मार्केट में। ठीक है, तो डेट कौन सी है वो इसमें पूछा गया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 31 मार्च 2023, ऑप्शन नंबर बी। 31 मार्च 2023 ये इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही पढ़ना, वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा। सेबी की यहाँ पर बात हुई है तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर हो जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। माधवीपुरी बच जो है वो इसकी चेयरपर्सन हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। इन ऑर्डर टू ऑफर हाउसिंग लोन्स टू होम बायर्स व्हिच बैंक हैज रिसेंटली एंटर्ड इनटू ए स्ट्रेटेजिक को लेंडिंग पार्टनरशिप विद आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ये क्वेश्चन भी वन लाइनर ही रहेगा। होम बायर्स को यानी कि घर खरीदने वाले ग्राहकों को हाउसिंग लोन देने के लिए किस बैंक ने हाल ही में आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ रणनीतिक सह उधार साझेदारी की है। को लेंडिंग की यहाँ पर बात हुई है। को लेंडिंग मॉडल क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताओ। को लेंडिंग मॉडल में जब कोई बैंक किसी दूसरे कंपनी से, दूसरे NBFC से या दूसरे हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी से जब पार्टनरशिप करती है तो उसमें किसका किसका लोन परसेंटेज कितना कितना होता है। टोटल 100 रुपये का लोन देना है तो कितना लोन, कितने परसेंट लोन बैंक द्वारा और कितने परसेंट लोन NBFC के द्वारा या दूसरे आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, दूसरी फाइनेंस लिमिटेड कंपनीज के द्वारा दिया जाता है। ये आप लोगों के हवाले छोड़ रहा हूँ और इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि पिछले कई वीडियोज़ में मैंने बताया था। आप लोग इसका आंसर कमेंट कर बताओ, और नहीं होगा, नहीं पता है तो इसका जो आंसर है PDF में आपको मिलेगा। PDF आप लोग ध्यान से पढ़ना। ऑप्शन नंबर सी यस बैंक इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यस बैंक इसका आंसर होगा। वन लाइनर ये भी रहेगा। यस बैंक की यहाँ पर बात हुई है तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। प्रशांत कुमार, ठीक है, प्रशांत कुमार जो भी हैं वो इसके क्या हो जाएंगे, MD एंड CEO हो जाएंगे।
एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। यस बैंक ने अभी हाल ही में आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ में एक स्ट्रेटेजिक को लेंडिंग पार्टनरशिप की है, जिससे कि होम बायर्स को हाउसिंग लोन प्रोवाइड किया जा सके। यस बैंक के हेडक्वार्टर के बारे में और इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने बताया। ICICI बैंक, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में इन्हीं सारी चीज़ों को आप लोग रिकॉल करते हुए चलोगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इन ऑर्डर टू एक्सटेंड द कलेक्शंस पोर्टफोलियो ऑफरिंग इन द बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर, यानी कि BFSI सेक्टर, which bank has recently partnered with 1.1 Solution and DMI Finance। बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा यानी कि BFSI क्षेत्र में संग्रह पोर्टफोलियो की पेशकश का विस्तार करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में 1.1 सोल्यूशन और DMI फाइनेंस के साथ में साझेदारी की है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक इसका आंसर है, इसलिए इसके बारे में चीज़ों को मैं बताऊंगा। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। लेट्स मेक मनी सिंपल, लेट्स मेक मनी सिंपल, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। उदय कोटक जी जो हैं वो इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। हर क्वेश्चन में जो उस क्वेश्चन का आंसर होगा उसके बारे में मैं चीज़ें बताऊंगा। बाकी कुछ चीज़ें मैं आप लोगों से हमेशा पूछूंगा और इसको आप लोग रिकॉल करते हुए चलना, आप लोगों के लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। यही सेम ऑप्शन लास्ट क्वेश्चन में भी था, तब मैंने आप लोगों से जो बताया था, आंसर बताया था, उस समय यस बैंक का हेडक्वार्टर वगैरह बता दिया था। ICICI, HDFC और कोटक का पूछा था। यहाँ पर आंसर कोटक का है, इसलिए मैंने कोटक बता दिया। ये चीज़ें आप लोगों के हवाले कर रहा हूँ, ये आप लोग रिकॉल करना। ठीक है, यहाँ पर बात हुई है किसकी? यहाँ पर बात हुई है 1.1 सोल्यूशन की। ठीक है, तो ये 1.1 सोल्यूशन क्या है? तो ये एक बेसिकली बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर है। यहाँ पर बात हुई है DMI फाइनेंस की। तो DMI फाइनेंस क्या है? तो DMI फाइनेंस बेसिकली एक इंडियन क्रेडिट प्लेटफॉर्म है। ठीक है ना, और इसी के साथ में, इन्हीं दोनों के साथ में 1.1 सोल्यूशंस और DMI फाइनेंस के साथ में अभी हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने पार्टनरशिप किया। क्यों पार्टनरशिप किया ये क्वेश्चन में बता दिया गया है। इन ऑर्डर टू एक्सपांड द कलेक्शंस पोर्टफोलियो ऑफरिंग इन दी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन में ही बता दिया गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है कि कुछ इन्फॉर्मेशन हमको क्वेश्चन से मिलती है, कुछ इन्फॉर्मेशन हमको आंसर से मिलती है, कुछ इन्फॉर्मेशन मैं सोल्यूशन में बताता हूँ। तो क्वेश्चन, आंसर और सोल्यूशन जो जो चीज़ें मैं बोलता हूँ सब कुछ आप लोग याद करके रखा करो, ध्यान से सुना करो, चीज़ें यहाँ से आप लोगों को मिलेंगी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी कोटक महिंद्रा बैंक इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। As a part of its commitment to promote workplace diversity and inclusion, which small finance bank SFB has recently launched the Unpause Initiative? क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है ना, वन लाइनर ही रहेगा लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। कार्यस्थल विविधता और समावेशन को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत किस लघु वित्त बैंक ने हाल ही में अनपॉज इनिशिएटिव लॉन्च किया हुआ है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। ऑप्शंस जो हैं आप लोगों के सामने दिए गए हैं और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। अनपॉज इनिशिएटिव के तहत में उन महिलाओं को असिस्ट किया जाएगा जो कि किसी भी कारण की वजह से, जो कि किसी भी रीजन की वजह से अपने करियर में ब्रेक ले लिया था और फिर से काम पर वापस आना चाहते हैं, फिर से काम करने के लिए तैयार हो रही हैं। ठीक है, और इसके तहत में हायरिंग ड्राइव चलाई जाएगी, महिलाओं के लिए एम्प्लॉय रेफरल प्रोग्राम चलाया जाएगा। इस तरीके के तमाम इनिशिएटिव लिए जाएंगे जिससे कि महिलाओं को फिर से तैयार किया जा सके, उनको फिर से हायर किया जा सके, उनको फिर से काम पर वापस लाया जा सके। ठीक है, बस इसमें जो याद रखना है, अनपॉज इनिशिएटिव याद रखना है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक याद रखना है, और किसकी हायरिंग होगी ये थोड़ा सा याद रखना, वुमेंस की। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इसका आंसर है, इसलिए इसके बारे में चीज़ों को हम लोग जानेंगे। कर्नाटका, बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर होगा। बिल्ड ए बेटर लाइफ, बिल्ड ए बेटर लाइफ, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। इत्तिरा डेविस जो है वो इसके क्या हो जाएंगे? MD एंड CEO हो जाएंगे। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में मैंने बताया। बाकी ऑप्शन में जो और 3 बैंकें दी गई हैं इनके बारे में ये सारी चीज़ें आप लोग अभी इसी टाइम पर रिकॉल करते हुए चलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या बोला गया है। Which insurance company has recently launched a digital campaign named Empowering You to Achieve Your Dreams? किस जीवन बीमा कंपनी ने हाल ही में Empowering You to Achieve Your Dreams नामक एक डिजिटल अभियान शुरू किया? ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बस ये कैंपेन का नाम याद रखना रहेगा, Empowering You to Achieve Your Dreams, और किस इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया ये इतना याद रखना रहेगा। और इसका जो आंसर होगा टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस एम्पावरिंग यू टू अचीव योर ड्रीम्स। ठीक है,
इस प्रोग्राम के तहत में भारतीय महिलाओं को उनकी फिनेंशियल प्लानिंग में हेल्प की जाएगी, उनको बताया जाएगा कि कैसे अपनी फिनेंशियल प्लानिंग की जा सके जिससे कि वे अपने गोल को अचीव कर सके। तो ऑप्शन नंबर सी टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, एज पर द रिसेंट डाटा रिलीज्ड बाय द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स recorded a positive growth during the 3 quarters of the current fiscal leading in FDI inflows। करंट फिजिकल यानी कि अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 तक के, ठीक है, बीच में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाहियों, यानी कि चालू वित्त वर्ष की 3 तिमाहियों में, तीसरी नहीं 3 तिमाहियों में, टोटल 3 नंबर ऑफ क्वार्टर्स, यानी कि अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 के दौरान FDI प्रवाह में अग्रणी सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ A एंड B, यानी कि गुजरात और महाराष्ट्र दोनों इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बोथ A एंड B इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं इसके बारे में। DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा अभी हाल ही में एक डाटा रिलीज किया गया, और इस डाटा के अनुसार अप्रैल 2022 से लेकर दिसंबर 2022 के दौरान महाराष्ट्र में FDI इनफ्लो जो है वो 19% बढ़कर कितना हो गया, 85,186 करोड़ रुपए हो गया, जबकि फिनेंशियल ईयर 2022 में ये 71,858 करोड़ रुपए था। ये चीज़ भी याद रखना। और ये बात किसकी है, ये बात हो रही है महाराष्ट्र की। अगर हम लोग गुजरात की बात करें, तो गुजरात में फिनेंशियल ईयर 23 के जो है अप्रैल से दिसंबर के दौरान FDI इनफ्लो जो है वो कितना रहा, वो रहा 32,349 करोड़ रुपए, जो कि सेम ड्यूरेशन में लास्ट ईयर का डबल था। यानी कि लगभग लास्ट ईयर कितना था, ये 15,321 करोड़ रुपए था, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है ना। तो ये मतलब कि 21 के दौरान, 22 के दौरान था, और ये 23 वाले उसके दौरान है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होगा, चीज़ें बनेंगी, ठीक है। तो ये दोनों डाटा आप लोग याद रखना, गुजरात और महाराष्ट्र का चीज़ें आप लोगों को बताया गया। ओवरऑल FDI इनफ्लो की अगर हम लोग बात करें, तो ओवरऑल FDI इनफ्लो इनटू इंडिया, टोटल इंडिया में इस दौरान कितना FDI इनफ्लो हुआ, कितना आया, तो उसमें क्या हुआ है कि वो टोटल 9% डाउन हुआ, उसमें 9% की कमी आई हुई है, ठीक है। और ₹2.91 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, लास्ट ईयर था सेम ड्यूरेशन में, ठीक। और इस रिपोर्ट की कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि आपको PDF में मिलेंगे, तो वहाँ से आप लोग पढ़ना। फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ A एंड B। इस क्वेश्चन में जो पूछा गया इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बोथ A एंड B होगा। In order to offer rural lending products and services to farmers, which bank has recently tied up with ITC Limited? किसानों को ग्रामीण ऋण उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में ITC लिमिटेड के साथ में करार किया है? In order to offer rural lending products and services to farmer, which bank has recently tied up with ITC Limited? ठीक है, किसानों को ग्रामीण ऋण उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में ITC लिमिटेड के साथ में करार किया हुआ है, एग्रीमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन नंबर A एक्सिस बैंक इसका आंसर होगा। क्योंकि एक्सिस बैंक इसका आंसर होगा, इसके बारे में हम लोग चीज़ों को जानेंगे। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। बढ़ती का नाम जिंदगी है इसकी टैगलाइन हो जाएगी। अमिताभ चौधरी जो है उसके MD एंड CEO हो जाएंगे। बाकी ऑप्शन में और जो भी बैंकें दी गई इनके बारे में सारी चीज़ें आप लोग रिकॉल कर लेना। यही सारी चीज़ें मतलब अपने आप से खुद से एक बार रिकॉल कर लेना है। ITC एग्रीकल्चर इकोसिस्टम का पार्ट होने वाले किसानों को ये लेंडिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एक्सिस बैंक और ITC लिमिटेड ने एक कोलैबोरेशन किया हुआ है अभी हाल ही में। फिर से सुनो आप लोग, ITC एग्रीकल्चर इकोसिस्टम का पार्ट होने वाले, जो उनका इस इकोसिस्टम का हिस्सा है, उन किसानों को लेंडिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एक्सिस बैंक और ITC लिमिटेड ने कोलैबोरेशन किया हुआ है। इसके अंतर्गत एक्सिस बैंक के भारत बैंकिंग मिशन के तहत में रूरल एरियाज़ के अनसर्व्ड और अंडर सर्व्ड फार्मर्स को जो है रूरल मतलब ये लेंडिंग प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। वहाँ तक उन लोगों तक अपनी पहुँच बनाई जाएगी। उनके न्यू बैंक अकाउंट भी ओपन किए जाएंगे।
ठीक है, और उनको इन सारी सर्विसेज का भी लाभ दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए एक्सिस बैंक इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, एज पर रिसेंटली रिलीज द थर्ड एडिशन ऑफ द पे नियर बाइज एनुअल रिपोर्ट नेम्ड पे नियर बाई वुमेन फाइनेंशियल इंडेक्स 10,000 plus women entrepreneurs have dispensed over how much amount of the financial services in financial year 2022। हाल ही में जारी पे नियर बाई की वार्षिक रिपोर्ट के तीसरे संस्करण के अनुसार, जिसका नाम है पे नियर बाई वुमेन फाइनेंशियल इंडेक्स PWFI, 10,000 प्लस महिला उद्यमियों ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में कितनी वित्तीय सेवाओं का वितरण किया है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 900 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर बी 900 करोड़ रुपए इसका आंसर होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है क्वेश्चन। टू द पॉइंट चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं। पे नियर बाई वुमेन फाइनेंशियल इंडेक्स PWFI नाम से पे नियर बाई की एनुअल रिपोर्ट का तीसरा संस्करण भी हाल ही में जारी किया गया। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के द्वारा एसोसिएशन में ये रिपोर्ट, ये तीसरा संस्करण जारी किया गया। ठीक है, इन दोनों के एसोसिएशन में इस रिपोर्ट में 2021-22 के दौरान महिलाओं के द्वारा रिटेल आउटलेट पर किए गए फाइनेंशियल कंजम्पशंस का डिटेल्ड एनालिसिस किया गया है। ठीक है, 5,000 प्लस रिटेल स्टोर्स पर ये सर्वे जो है वो कराया गया है और इसी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में 10,000 से भी अधिक वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ने 900 करोड़ रुपए से अधिक का फाइनेंशियल सर्विसेज, मतलब 900 करोड़ रुपए से भी अधिक फाइनेंशियल सर्विसेज में खर्च किया है, जिसमें से यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था, यही इसका आंसर है। और ये जो 900 करोड़ रुपए से अधिक फाइनेंशियल सर्विसेज में खर्च किया गया, इनमें से अधिकांश उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान से हैं। ठीक ना, यूपी, बिहार, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का PDF भी आप लोग पढ़ना, राजस्थान से हैं। ठीक है, 18 से 30 साल की महिलाएं डिजिटल रूप से ज़्यादा सक्षम है, ऐसा इस सर्वे में बताया गया है। इस सर्वे के कई सारे पॉइंट्स हैं, कुछ मैं बता रहा हूँ, कुछ आपको PDF में मिलेगा। ठीक है, तो जो एनुअल रिपोर्ट आई है उसके इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं जो मैं कुछ चीज़ यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ आपको PDF में मिलेगा, वहाँ से भी आप लोग पढ़ना। मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट, ट्रैवल बुकिंग, ये 3 पॉपुलर सर्विसेज थी जो कि रिटेल टच पॉइंट्स पर महिलाओं के द्वारा अवेल की गई। कौन कौन सी 3 पॉपुलर सर्विसेज थी? मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट और ट्रैवल बुकिंग। और अगर सेविंग्स की बात करें तो चाइल्ड एजुकेशन टॉप पर रहा, मतलब कि जो भी सेविंग की गई, जो भी बचत की गई, उसमें चाइल्ड एजुकेशन के नाम पे सबसे ज़्यादा बचत की गई। उसके बाद में मेडिकल इमरजेंसी रहा, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बचत की गई। उसके बाद फिर जो तीसरे नंबर पर आता है वो हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की खरीदारी है। ठीक है, कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो कि PDF में आपको मिलेंगे, वहाँ से एक बार आप लोग पढ़ना तो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। अभी मोटा मोटा इस क्वेश्चन का जो आंसर है 900 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या बोला गया है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट फाइनेंसिंग अंडर ENWR इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट, which bank has recently signed an MOU with the Central Warehousing Corporation CWC। ENWR इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट के तहत वित्त पोषण की सुविधा के लिए किस बैंक ने हाल ही में सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। ठीक है, और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, पंजाब नेशनल बैंक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी बात हो रही है ENWR की, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट, नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट, इसकी बात हो रही है। तो इसको हम लोग जानते हैं कि ENWR क्या है। ठीक है ना, तो किसी भी कमोडिटी को वेयर हाउस में डिपॉजिट करने के बाद में वेयर हाउस के द्वारा एक जब हम लोग किसी भी कमोडिटी को किसी भी डिपॉजिटर, किसी भी वेयर हाउस में डिपॉजिट करते हैं, तो डिपॉजिट करने के बाद में वेयर हाउस के द्वारा डिपॉजिटर को दिए गए डॉक्यूमेंट को हम लोग वेयर हाउस रिसिप्ट बोलते हैं। ये बहुत बेसिक सी, बहुत कॉमन सी बात है। अभी हम लोग जो अपना फसल वगैरह, जो अपना ये जैसे आलू वगैरह अपने वेयर हाउस में जो लोकल जैसे मतलब आपके एरियाज़ में होते नहीं वेयर हाउस वगैरह थोड़े बहुत बने होते हैं, या कोल्ड स्टोरेज समझ लो, एक समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। कोल्ड स्टोरेज में वहाँ पर जब ले जाकर रखते हैं तो एक रिसिप्ट हमको देते हैं ना। तो इसी तरीके से ये भी है कि किसी भी कमोडिटी को वेयर हाउस में डिपॉजिट करने के बाद में वेयर हाउसेस के द्वारा जो है डिपॉजिटर्स को दिए गए डॉक्यूमेंट को हम लोग वेयर हाउस रिसिप्ट बोलते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है ENWR की। तो जो ये ENWR है, ये 26 सितंबर 2017 को, ये डेट याद रखना, 26 सितंबर 2017,
ये जो ENWR है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट, ये 26 सितंबर 2017 को WDRA यानी कि वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। ENWR 26 सितंबर 2017 को WDRA यानी कि वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा लॉन्च किया गया था। रजिस्टर्ड वेयर हाउस के द्वारा इशू किए गए ENWR का उपयोग किसानों या डिपॉजिटर्स के द्वारा वेयर हाउस में पड़ी कमोडिटीज़ के अगेंस्ट बैंकों से लोन लेने के लिए किया जाता है, ठीक ना। तो ENWR आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? जब भी आप लोग किसी भी सेंट्रल वेयर हाउस में ले जाकर अपना आप लोग सामान मतलब जमा करोगे, अपना वहाँ पर गुड्स डिपॉजिट करोगे, तो उसका एक इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट बेसिकली मिलेगी। तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसी को हम लोग ये बोलेंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट। और ये जो हमारी ENWR होती है, इसका उपयोग कहाँ पर होता है? जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट होती है, इसका उपयोग कहाँ पर होता है? अब इस चीज़ को समझो, ठीक है ना। तो कोई भी रजिस्टर्ड वेयर हाउस के द्वारा इशू किए गए ENWR यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट का उपयोग किसानों के द्वारा या फिर जो भी डिपॉजिटर्स होंगे, जो भी वहाँ पर जमा करेगा, जो भी डिपॉजिटर्स होंगे, उनके द्वारा वेयर हाउस में पड़ी कमोडिटीज़ के अगेंस्ट बैंकों से लोन लेने में किया जाता है, जिससे कि पीक मार्केटिंग सीजन के दौरान एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रेस्ड सेल्स से बचा जा सके और फसल कटाई के बाद भंडारण के नुकसान से भी बचा जा सके। किसानों को, फूड प्रोसेसर्स को, ट्रेडर्स को सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन CWC के गोदामों में रखी गई एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के अगेंस्ट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, इस प्रोसेस को और आसान बनाने के लिए ये MOU जो है बेसिकली साइन किया गया है पंजाब नेशनल बैंक और CWC यानी कि सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के बीच में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी और यहाँ पर कुछ डाउट आपको नहीं रह रहा होगा। पंजाब नेशनल बैंक की यहाँ पर बात हुई है, तो इसके बारे में कहानी हम लोग जानेंगे, ठीक है। द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। अतुल कुमार गोयल जो है ये इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। बीकाजी गामा प्लेस न्यू दिल्ली में जो है ये इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ये पंजाब नेशनल बैंक के बारे में मैंने बता दिया। बाकी ऑप्शन में ये और जो भी बैंकें दी गई हैं, इनके बारे में ये सारी चीज़ें आप लोग रिकॉल करते हुए इसी टाइम पर चलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू हेल्प पेरेंट्स फाइनेंशियली प्रिपेयर फॉर देयर चिल्ड्रंस फ्यूचर व्हिच इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड ए जीनियस प्लान। माता पिता को अपने बच्चों के भविष्य के लिए आर्थिक रूप से तैयार करने में मदद करने के लिए किस बीमा कंपनी ने हाल ही में एक जीनियस योजना पेश की? ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा। PNB मेटलाइफ इंश्योरेंस इसका नाम रहेगा, इसका आंसर रहेगा। PNB मेटलाइफ जीनियस नाम से ये प्लान इंट्रोड्यूस किया गया है। इस प्लान के बारे में यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें, टू द पॉइंट चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं। हालांकि अगर आप लोग बोलोगे तो प्लान का मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दिया करूँगा। कई बार मुझसे लोग बोलते हैं कि जो भी प्लान किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा या किसी भी बैंक के द्वारा कोई खाता वाता खोला जाता है तो उसके क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें अवेलेबिलिटी होती है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, उसका सेपरेट वीडियो आप लोग बना दिया करो। तो उसका सेपरेट वीडियो मैं बहुत जल्दी यूट्यूब पर डालना शुरू कर दूंगा, वहाँ से भी आप लोगों को उसका सेपरेट वीडियो मिलता जाएगा। छोटा छोटा 4-5 मिनट का होता है, इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं रहेंगी, वो भी मैं करने लगूंगा। लेकिन अभी यहाँ पर एग्जाम पॉइंट से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। PNB मेटलाइफ इंश्योरेंस की बात हुई है तो बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। आशीष कुमार श्रीवास्तव ये इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which metro rail limited has recently become the India's first metro to accept the central bank digital currency issued by the RBI for the parking? ठीक है, कौन सी मेट्रो रेल लिमिटेड हाल ही में पार्किंग के लिए RBI द्वारा जारी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC को स्वीकार करने वाली भारत की पहली मेट्रो बन गई? ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर D कोची इसका आंसर होगा, ठीक है। जहाँ पर कोई भी चीज़ हो जाता है इंडियाज फर्स्ट, इंडियाज सेकेंड, इंडियाज फर्स्ट, इंडियाज लास्ट, जो पहली चीज़ होती है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। कुछ भी हो पहला, ठीक, पहला इनॉग्रेशन, पहला घर, पहला गाड़ी, पहली गर्लफ्रेंड, पहला बॉयफ्रेंड, मतलब जो भी हिसाब किताब होता है ना, पहला इंपॉर्टेंट ही होता है। तो बैंक में भी, एग्जाम में भी पहली चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, तो ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो कोची इसका आंसर होगा। RBI के द्वारा इशू किया गया CBDC यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट करने वाली पहली मेट्रो बन गई है कोची मेट्रो। हालांकि अभी इनिशियली सिर्फ और सिर्फ पार्किंग के लिए ही CBDC एक्सेप्ट कर रही है ये कोची मेट्रो, लेकिन फिर भी स्टार्ट किया इसने, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। कोची मेट्रो के पार्किंग एरिया में CBDC के एक्सेप्टेंस की सुविधा प्रदान करने के लिए IDFC फर्स्ट बैंक ने अनंतम ऑनलाइन जो है वो एक डिजिटल पार्किंग पर फोकस करने वाला टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है,
तो इसी के साथ में, किसके साथ में, अनंतम ऑनलाइन के साथ में IDFC फर्स्ट बैंक ने भी हाल ही में एक पार्टनरशिप किया, जिससे कि कोच्चि मेट्रो के पार्किंग एरिया में CBDC के एक्सेप्टेंस की सुविधा प्रदान किया जा सके। ठीक है, तो इसके साथ में इसने पार्टनरशिप किया हुआ है। CBDC की बात यहाँ पर हो रही है, यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। थोड़ा सा इससे मिलती जुलती चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। CBDC के फर्स्ट फेज का इम्प्लीमेंटेशन अभी हाल ही मतलब स्टार्ट हो चुका है, 4 बैंकों के द्वारा किया जा रहा है। कौन कौन सी बैंक की हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और येस बैंक। ये मैंने पढ़ाया भी था पिछले वीडियोस में, आप लोगों को रिकॉल कर लेना चाहिए था, याद अभी तक आ जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने याद कराया आप लोगों को, कोई बात नहीं। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस वीडियो का। The board of director of Bank of Baroda has approved the divestment of up to how much percentage of stake in its wholly owned subsidiary Bank of Baroda Financial Solutions Limited BFSL। बैंक ऑफ बड़ौदा के निदेशक मंडल ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी के विनिवेश को मंजूरी दे दी है। ठीक है ना, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो अपनी होली ओन सब्सिडरी BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी को कम करने जा रहा है, विनिवेश करने जा रहा है। तो कितने प्रतिशत तक की हिस्सेदारी विनिवेश कर सकता है, उसको कम कर सकता है, उसका डिवेस्टमेंट कर सकता है, इसके लिए मंजूरी दी है। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। 49% ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 49% ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा है, ये याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बढ़िया है। अभी वर्तमान में बैंक ऑफ बड़ौदा के पास में BSFL की टोटल 100% इन्वेस्टमेंट हिस्सेदारी है। ठीक है, और अब उसने 49% तक की हिस्सेदारी के विनिवेश को मंजूरी दे दी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा के। तो 49% का जब विनिवेश हो जाएगा तो 51% की ही हिस्सेदारी इसके पास में बचेगी। ठीक है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा की यहाँ पर बात हुई तो बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर जो है वडोदरा गुजरात में हो जाएगा। संजीव चड्ढा जी जो है वो इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। यहाँ पर बात BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड यानी कि BFSL की भी हुई है, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा। शैलेंद्र सिंह जो है वो इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं। और आज हम लोगों ने जो है 11 मार्च 10 और 11 मार्च का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस किया। अपने आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग इससे आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। जिन भी लोगों ने कोर्स परचेज कर लिया है उनको धीरे धीरे रेगुलरली कोर्स में कंटेंट मिलता जा रहा है। आप लोग वीडियोस देखते रहना, टाइम टाइम पर कोर्स जाकर देखते रहना। वीडियो PDF इसमें मैं ऐड ऑन करता जा रहा हूँ जो भी पेंडिंग है। जिन लोगों ने परचेज नहीं किया है उनसे यही बोला जाएगा कि आप लोग परचेज करो और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करो। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो कोर्स का, PDF कोर्स का, मोबाइल ऐप का, वेबसाइट का सबका लिंक दे दिया गया है। ठीक है, वहाँ से जाकर आप लोग चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। मेरा WhatsApp नंबर भी दिया गया है, वीडियो के नीचे चल रहा है। अगर कोई क्वेरीज होती है तो वहाँ से जाकर आप लोग अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो। लेकिन प्लीज़ ऐसी क्वेरीज मत पूछा करो कि सर ऐप में कोर्स परचेज कर लेने के बाद में मुझे कोर्स नहीं दिख रहा है, मुझे क्लासेस नहीं दिख रही हैं, मुझे PDF नहीं दिख रहा है। आप सभी लोग बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्केल 2 स्केल 3 PO क्लर्क बनने जा रहे हो, तो ऐप को थोड़ा सा एक्सप्लोर करो। जो भी बटन दी गई, जो भी टैब दिया गया उसको छुओ, टच करो। मेरे साथ ऐसा सिनेरियो बन रहा है कि लोगों को कोर्स का एक्सेस नहीं मिल रहा है, तो मैं वीडियो कॉल कर करके उनको बता रहा हूँ कि यहाँ पे टच करो, वहाँ टच करो, यहाँ टच करो, अब मिल गया, लो जादू हो गया भैया, ताली बजाओ। तो ये सब ना करवाओ भाई मुझसे। मतलब ये बेसिक चीज़ें हैं, ऐप दिया गया, ऐप में बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी कोई गेम होता है, कुछ और होता तो आप उसमें R&D पूरा कर डालते। इसमें भी थोड़ी सी R&D करो, थोड़ा इधर उधर टच करो, चीज़ें सब कुछ मिलेंगी। जब मैंने ऐप डिज़ाइन किया था, जब मैंने सारी चीज़ें, डेवलपर भी जो चीज़ें डिज़ाइन करता है वो यूज़र फ्रेंडली ही बनाने की कोशिश करता है। तो आप लोग पैनिक ना क्रिएट करो, थोड़ा सा इधर उधर चलाओ, चीज़ें दिखेंगी। ठीक ना, एक्सप्लोर करो, चीज़ों को दिखेंगे यहीं पर। उसके लिए कॉल ना कर दो कि आप मुझे बताओ ऐप कैसे चलाना है, कहाँ पे कोर्स दिखेगा। और नहीं कर पाओगे तो मैं तो बैठा ही हूँ, मैं तो बताऊँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं टीचर हूँ तो टीचर ही रहने दो, कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव ना बना लो मुझे कि मैं आप लोगों को ऐप चलाना भी सिखाऊँ। वो आपके लिए भी अच्छा नहीं है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि कैसे लोग हैं, इनका एग्ज़ाम कैसे निकलेगा, हाँ कहाँ से आते हैं ये लोग। ठीक है, चलो फिलहाल सरकास्टिक वे में बहुत ज़्यादा बातें होंगी, कुछ लोगों को बुरा भी लग जाएगा, लेकिन क्या किया जाए, आदत मेरी ऐसी है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जहाँ पर हम लोग इससे आगे की क्लासेस देखते हैं। थैंक यू।